अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जनाब एक भरपूर वीकेंड मनाने की तैयारी कर चुके होंगे। और जनाब हमेशा की तरह कि वीकेंड को ना अच्छे से मनाना चाहिए हमें और ख़ुद को आने वाले दिनों के लिए ख़ास करके एनर्जाइज करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। और ये कामयाबी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हमें वक्त मिले ना ख़ुद को एटलीस्ट रिलैक्स रखा जाए, ख़ुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला जाए और जब काम करें तो अपनी पूरी क़ुव्वत और एनर्जी के साथ काम करें, फोकस्ड रहकर काम करें। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल है जो आप लोगों के साथ प्रोग्राम के आगाज़ में ही शेयर करना चाहूँगी। और जनाब ये बताया जाता है और उनका कॉल ये है कि कभी भी कामयाबी को दिमाग पर और नाकामी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में हमारे मायूसी पैदा कर देती है। इसलिए जनाब अगर कामयाबी मिले ना ज़िंदगी में तो उसे सर पर सवार नहीं करना चाहिए, और नाकामी मिले तो उस पे दिल को नहीं लगाना चाहिए कि जनाब हम क्या करेंगे, हम तो नाकाम हो गए हैं, अब शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी में मायूसी ही मायूसी हो गई है, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसे दिल से निकाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और कामयाबी को भी सर पर सवार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर वैसे ही उसको हराम करार दिया गया है दीन इस्लाम में कि तकब्बुर जो है जनाब आपको फ़र्श से अर्श तक लेकर आ जाता है। तो इसलिए जनाब हमें एतदाल में रहकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अप्स एंड डाउन्स हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, कभी कामयाबी हासिल होती है, कभी नाकामी का भी हमें ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है, कभी चीज़ें नहीं सेटल डाउन हो रही होती हैं तो हमें वहाँ से हिजरत करनी पड़ती है, जाना पड़ता है दूसरी जगह। तो इसलिए कामयाबी को सेलिब्रेट करें अच्छे तरीके से, लेकिन उसको सर पे सवार ना करें, उसके ऊपर फ़ख्र ना करें। किसी हद तक मेरे ख्याल से फ़ख्र कर भी ले, एक प्राउड मोमेंट होता है कि जनाब हमने कोई चीज़ अचीव की है, हम इस चीज़ में कामयाब हुए हैं जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन उसको सर पे इतना सवार ना करें कि जनाब फिर आप तकब्बुर के ज़ुमरे में वो चीज़ आ जाए और आप इतना तकब्बुर करना शुरू हो जाए कि आप फिर किसी को कुछ समझे ही ना। मतलब होता है ना कि कुछ लोगों को कोई कामयाबी मिलती है, कोई बड़ा ओहदा मिलता है, मालो दौलत मिलती है, तो वो फिर अपने से नीचे वालों को कुछ समझते ही नहीं हैं। वो फिर हकारत की निगाहों से उनको देखते हैं, वो समझते हैं कि हमें तो पता नहीं कोई सुखराब के पर लग गए हैं और हमने शायद सारी ज़िंदगी इसी चीज़ के ऊपर रहना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तकब्बुर की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से एक तो आपकी ज़ात भी इफ़ेक्ट हो रही होती है और जो लोग हैं वो भी आपसे इफ़ेक्ट होते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है, जो उस वक्त तो आपको नहीं पता चल रहा होता। उस वक्त आप किसी एक खुशगवार माहौल में होते हैं, खुशगवार सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही होती हैं, लेकिन जब आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है, ख़ास करके उस वजह से, तो फिर आपको पता चलता है कि जनाब ये कितना बड़ा रिग्रेट है रह गया है हमारी ज़िंदगी में कि हमने तब फ़लाँ वक्त पर फ़लाँ के साथ ये चीज़ की थी और जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए तकब्बुर को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना है, कामयाबी को सर पर नहीं चढ़ाना है, और कभी नाकाम हो भी जाएं तो हिम्मत नहीं हारनी है। इस्तकामत के साथ, एतदाल के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही जाना है, ताकि क्योंकि अगर आप हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं ना अपनी ज़िंदगी में तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को मोटिवेट करना है, किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है हमें। ख़ास करके इंसान को अपने आप को खुद मोटिवेट करें कि कोई बात नहीं, इस दफ़ा अगर मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से मैं नाकामी का शिकार हुआ हूँ, तो अगली दफ़ा मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा जिसकी वजह से मैं कामयाब हो पाऊँगा। तो इसीलिए अपनी जो मेहनत है उसको जारी व सारी रखें, जद्दोजहद करते रहें और ज़िंदगी में अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से आगे बढ़ते जाइए अच्छी सोच के साथ। तो ये आज का पैगाम था, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, सेगमेंट है हमारा सेल्फ केयर, और जिसमें हम अपनी शख्सियत में निखार पैदा करने के हवाले से बात करेंगे आज, क्योंकि बनाओ सिंगार, तज़ीन और आइश, बनना, संवरना, आरास्तगी या मेकअप करना इंसान की फितरत में शामिल होता है, और ख़ास करके औरत की फितरत में शामिल होता है, और सिनफ़े नाजुक का हक़ भी ये समझा जाता है। और दरअसल मेकअप औरत की जीनत होता है, जो औरत के हुस्न को
निखारने में भी मदद देता है। और ख़वातीन ख़रीदारी के वक्त अपने हुस्न को चमकाने के लिए मेकअप का सामान लेना कभी भी नहीं भूलती, और जब भी कुछ लेने जाती हैं तो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होता ही है जो उन्होंने ख़रीदनी होती है, मतलब मैं भी उसमें इंक्लूड होती हूँ। और वैसे भी आराइश जो है वो हुस्न में नित नए मसनूआत में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, नई प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाती हैं, जिसके बाइस जो ख़वातीन है वो मेकअप के नए तरीक़ों से भी आगाह रहती हैं। और आम तौर पर ख़वातीन ये समझती हैं कि जब जनाब हम बहुत ज़्यादा भारी मिक़दार में अगर मेकअप करेंगे ना तो तभी हमारी खूबसूरती में इजाफा होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि मेकअप ख़वातीन की ज़ीनत तो होता है जो उनके हुस्न को निखारने में मदद देता है, लेकिन कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अगर इस्तेमाल की जाए तो वो नुकसान देती है। और एक नई रिसर्च में ये पता चला है कि मेकअप में कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो हमारा जिस्म, हमारे स्किन और हमारे माहौल में बरसों तक रह सकते हैं और जिनसे कई बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। तो डेली बेसिस पे हमारा मेकअप इस्तेमाल करना किस तरह हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है और कौन कौन से इन्फेक्शंस या कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, इससे कैसे बचाव मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अरीज खालिद हैं, एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अरीज, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अरीज, आजकल तो मतलब मैंने ट्रेंडिंग है ना, हर चीज़ ट्रेंड में आ रही होती है, कोई ना कोई अब तो बहुत मिनिमल सा मेकअप हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं जो बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं। मतलब कल ही मैं एक शादी पे गई हुई थी, वहाँ पे मैंने देखा मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप था उनका। तो बहुत ज़्यादा मेकअप आपकी स्किन को किस तरह डैमेज कर रहा होता है? देखिए, ज़ाहिर है कि आपकी जो स्किन है उसमें ब्रीथ भी करना है, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्लॉगिंग होती है। पोर्स की क्लॉगिंग होगी, आपने मेकअप सही तरह से रिमूव नहीं किया, उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होंगे, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनते हैं और डेफिनेटली दैट लीड्स टू एक्नी। ओके, ठीक है। तो आप ऐसे लोग जो मुस्तकिल बुनियादों पर या बहुत ज़्यादा देर तक मेकअप को अप्लाई करके रखते हैं, उनमें एक्नी, इन्फेक्शंस, इरिटेशन, एलर्जीज़, ये सब बहुत कॉमन है, ठीक है। तो उसमें अक्सर लोग जब कर रहे होते हैं वो सही प्रोडक्ट चूज़ नहीं करते, दे एक्चुअली डोंट नो कि उनकी स्किन टाइप क्या है, उनको किस तरह की बेस लेनी चाहिए या किस तरह का मेकअप लेना चाहिए। ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं वो बेस से आते हैं। अच्छा, ठीक है। डेफिनेटली उसमें आपकी वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया आपका कवर कर रहा है, और ज़्यादातर ख़वातीन बेस की ही लेयरिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, मतलब इतनी मोटी मोटी बेस की लेयरिंग होती है। मेरे अपने ख्याल में देखिए, अगर एक चीज़ का लेयर आप कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि आपने लेयर्ड किया हुआ है, तो उसका फ़ायदा तो कोई नहीं है, ठीक है। अगर वो चीज़ शो कर रही है कि ओरिजिनल आपकी स्किन नहीं है और वो एक मेकअप की तय है, तो उससे वो आपकी वैसे भी खूबसूरती में वो ख़ास इजाफा नहीं होता। तो आप जितना मिनिमली उसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। फ्रीक्वेंटली वैसे भी यूज़ करने से अक्सर लोग साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट भी होना शुरू हो जाते हैं कि उनको ये लगता है कि अच्छा वो मेकअप करके ही खूबसूरत लगते हैं। हाँ। जबकि आप अगर वही पैसे जो आप मेकअप की प्रोडक्ट्स पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको बेहतर है कि आप अपनी स्किन की केयर पर इन्वेस्ट करें। अच्छा, उसका रिमूवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब ख़वातीन आती हैं, सारे तो कई घंटे लगा होता है मेकअप, उसके बाद आपने रिमूव आके ठीक नहीं किया। जब आप रिमूव ठीक नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली आगे प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। और अक्सर ये होता है कि लोगों की जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, लाइक ड्राई स्किन हो जाती है या ऑयली हो जाती है। ओके। और अक्सर मेकअप के नीचे ख़वातीन क्या करती हैं कि क्योंकि उन्होंने सुन लिया है कि मॉइस्चराइज़र लगाना है तो वो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, एक तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, ऊपर से बेस ऑयली ले ली है। अब वो सारा कुछ मिला के वो पूरा एक, और फिर बाहर से हमारा माशाल्लाह माहौल भी बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा स्मॉग के साथ होता है, पोल्यूशन उसमें माशाल्लाह वैसे ही एडेड होती है। तो वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना के आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्नी के साथ आप आते हैं। तो वो डेफिनेटली फिर हम डॉक्टर्स का तो फ़ायदा है। ऑब्वियसली डॉक्टर ने फिर ट्रीटमेंट करना है और फिर आपसे पैसे भी लेने हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपको एक आधे में फ़र्क पड़ जाता है ट्रीटमेंट के साथ ना, एक आधी सिटिंग में आपको फ़र्क पड़ जाता है। देखिए, बेसिक चीज़ है कि अगर आपको खुद से घर में कुछ चीज़ें और आप अवॉइड कर सकते हैं कि आपको उस स्टेज पे जाना ही ना पड़े कि ट्रीटमेंट्स पे, और आप वो बड़ी छोटी सी आपकी डेली केयर्स हैं जिनके साथ आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। मेकअप जैसे हमने लगाया है तो कितनी देर बाद उसको फ़ौरन से हमें उतार देना चाहिए, और क्या मतलब किस तरह उतारने, रिमूवल के लिए क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए? बेसिकली 4 to 5 आवर्स से ऊपर आपकी किसी भी सूरत, ये मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ, ओके, 4 to 5 आवर्स से ज़्यादा एटलीस्ट बेस नहीं लगी हुई होनी चाहिए आपकी। सही, ठीक है। उसके बाद जब आपने उसको रिमूव करना है तो डेफिनेटली मेकअप क्लेंजिंग वाइप्स आती हैं, आप उनके साथ वाइप कर, जब आपने रिमूव करना है कम से कम 5 से 10 मिनट
आप मेकअप करने में आधा पौना घंटा लगा रहे हैं, रिमूव करने में भी कम से कम थोड़ा सा लगा लें, ठीक है। उसमें आप अच्छे से क्लेंजिंग करें, उसका मसाज करें स्किन का, 2-3 दफ़ा आप उसको जो माइल्ड क्लेंजर्स होते हैं उनके साथ वॉश करें। अच्छा, उसमें भी आप जिस वक्त ख़वातीन साफ़ करने पर आती हैं तो फिर वो साबुन के साथ रगड़ना एग्जैक्टली सिर्फ साबुन के साथ मुंह धोया और बस खत्म हो गया। नहीं, क्योंकि वो आपके पोर्स के अंदर क्लॉग्ड है, वो एक दफ़ा खाली साबुन से वो नहीं होगा। दूसरा, साबुन के अंदर जब आप इस्तेमाल करें तो यूजुअली कास्टिक सोडाज होते हैं, वो और डेंजरस होते हैं। तो आप माइल्ड क्लेंजर के साथ उनको साफ़ करें, 2-3 दफ़ा अच्छा सा मसाज दे के साफ़ करें, वो सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। और उसके बाद हफ्ते में 1 से 2 बार एक्सफोलिएशन ज़रूर करें, ताकि जो पोर्स के अंदर आपके सब कुछ क्लॉग होगी। क्योंकि देखें, एक दिन से आपको ये नहीं होगा कि आपने 1-2 दिन अगर फ़र्ज़ करें कि मेकअप आपने किया तो उसके बाद आपको एक्नी वगैरह निकलना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये कि आपने जब उसको साफ़ नहीं ठीक किया, ओके, वो ज़्यादा इशू वहाँ पर बनता है। आप ये बड़ा कॉमन है कि आप खवातीन कहती हैं कि 2-3 अगर शादियों के फंक्शन के बाद जी मुझे तो एक्नी निकलना शुरू हो गया, हाँ। तो वजह भी यही होती है ना, कॉन्टिन्यूसली मेकअप लग रहा है, ठीक है, और वो क्लॉगिंग हो रही है। तो उसकी वजह ये जब आपके मेकअप के बाद अगर आपको एक्नी निकल रही है, दैट इज़ फॉर द श्योर कि वो उसमें क्लॉगिंग हुई है। सही है। आपकी मेकअप प्रोडक्ट यहाँ ठीक नहीं है। दूसरा, आप सस्ती प्रोडक्ट्स मत लें, ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत ख़वातीन करती हैं कि जी एक दफ़ा उनकी शादी के टाइम पे मेकअप आया और उसके बाद वो खुला है और अब बच्चे भी हो गए हैं और अब वो बड़े भी हो गए हैं और वो मेकअप खुला हुआ है और वो प्राउडली बता रही हैं कि हाँ जी ये तो मेरी शादी पे आया था, चल रहा है। तो उसको मत चलाएं। हाँ। और बहुत सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आप जब देखिए कोई भी प्रोडक्ट खोलेंगे ना, उसके पीछे लिखा होता है कि जब आप इसको ओपन करेंगे, आफ्टर ओपनिंग उसका टाइम लिखा होता है, 18 मंथ्स होता है या 12 मंथ्स होता है, यूजुअली 6 मंथ से लेके 18 मंथ्स की रेंज होती है। इससे ऊपर अगर आपके पास है तो उसको काइंडली डिस्कार्ड कर दें। आपने वो पैसे जो बाद में अपनी स्किन को ठीक करने पे लगाने हैं, आप बेहतर है कि आप इन्वेस्ट कर लें। अब तो खैर वैसे थोड़ा शायद मुश्किल हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने वैसे भी महंगी कर दी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए हैं मेकअप पे, तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा हाथ जो है ना वो औरतों का भी ये ना हो कि ख़वातीन बचा के वो कहेंगे नहीं 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 अब महंगा हो गया, अब तो हम नहीं फेंक रहे, अब तो हम नहीं फेंक रहे। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है कि वो ऑयल्स के साथ भी मतलब जो सरसों का तेल भी होता है या ऑलिव ऑयल के साथ, ये इस तरह के ऑयल्स के साथ भी रिमूव कर रही होती हैं अपना मेकअप, उसकी वजह से भी क्या एक्नी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो सकता है? सब ऑयल फेस पे लगाने के लिए नहीं है। ये कोकोनट ऑयल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें भी वर्जिन कोकोनट ऑयल हो, ठीक है, और उसके बाद भी आप उसको लगा के जब आपने साफ़ कर लिया मेकअप तो मेक श्योर कि आप उस ऑयल को भी अच्छे से साफ़ करें, ठीक है। अब वो अक्सर जब कहीं से भी कोई टोटका सुन लेते हैं तो उसके बाद वो करके वो भी फिर अजीब सिचुएशन के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं कि जी हमने ये यहाँ से सुना था, यूट्यूब पे पढ़ा था या हमने ये सोशल मीडिया पे देखा है कि जी अब ऑयल के साथ कर सकते हैं, वो कोई भी ऑयल मिल रहा है तो वही सर पे लग रहा है, वही मुंह पे लग रहा है, मसाज और वो क्लेंजिंग भी कर रहे होते हैं। हाँ, वो देखिए सिंपल रखें चीज़ों को। मेरा मशवरा यही है कि बहुत ज़्यादा ये अगर कहीं से भी आपने कुछ भी सुन लिया है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि आपको अगर अपनी स्किन टाइप का नहीं पता तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मत करें, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या ऑयली है या आपको किसी किस्म का तजर्बा हो सकता है आपकी स्किन अफोर्ड ना करे, ठीक है, अगर आप ऑयल की तरफ ही जाना चाहते हैं तो सिर्फ एक सिंपल चीज़ है एंड दैट इज़ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी ज़्यादा देर ना लगा रहे, ये नहीं कि आप लगा के सो गए हैं, ठीक है, आपने लगाया, उससे मेकअप वाइप किया और उसके बाद अब आप दोबारा क्लेंजर से उसको डेफिनेटली वॉश आउट करें। अच्छा, दूसरा ये है कि बहुत सी लड़कियां हैं जो मतलब छोटी एज में भी होती हैं, या मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं टीन में थी तो तब हमारा भी होता था कि अच्छा मेकअप लगा के सोने से ना आप और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, बच्चियों में भी होता है कि रात को मेकअप लगा के सोचे कोई बात नहीं, वो आप सुबह उठ के हीरोइन लगते हैं। अच्छा, तो वो उसकी वजह से आपकी स्किन किस तरह ख़राब होना शुरू हो जाती है? इवन कि आपका मस्कारा जो लगा रह जाता है आईलैशेस पे, आईलैशेस गिरना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसमें ये होता है कि जब आपका मस्कारा बहुत देर तक लगा रहेगा तो उसमें भी आप देखें कि थोड़ा बहुत गंद इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आई इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होती हैं। अक्सर लोगों की आपने देखा होगा कि मेकअप के बाद या लेंस के बाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने सही प्रॉपरली केयर नहीं की, लेंस की कंपनी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की, आपके जो लेंस थे वो टेम्परेरी थे, आपने उनको सिंगल यूज़ के थे और आप उसको लेके 6 महीना चल रहे हैं,
वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही है। है। प्लस जो अगर आप लाइनर्स लगा रहे हैं या आई पेंसिल्स लगा रहे हैं या मस्कारा लगा रहे हैं, मस्कारा के साथ क्लॉगिंग भी होना बहुत कॉमन है, क्योंकि आप जाहिर है अगर आपने आई शेड भी लगाया हुआ है या लाइनर भी है, आपने बेसिकली जहाँ पर आपकी आई लैशेज़ हैं उस एरिया को आपने बंद कर दिया। ओह ओके। ठीक है, अक्सर मेरे पास ख़वातीन एक दफ़ा आई थी और उनके बहुत ज़्यादा आई पे इन्फेक्शन हुई थी। हाँ। और वो उन्होंने मस्कारा जो था वो बेसिकली वाटरप्रूफ था और वो उन्होंने काफ़ी देर उतारा नहीं, और उसके बाद वहाँ पे लिटरली चंक्स थे, डेब्रीज के इतने बुरी तरह चंक्स थे कि वो हमें खैर उनको आई स्पेशलिस्ट के पास ही भेजना पड़ा था। क्योंकि फिर आप आगे देखें, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप ज़्यादा देर तक मेकअप लगा के रखेंगे तो वो आपको लग रहा है कि वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट होगा और आपका ब्लश ऑन पिंक लगा रहेगा, हाँ। और सुबह उठेंगे तो आप शायद वो एक परमानेंटली आपके ऊपर उस तरह से हो जाएगा। नहीं, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो डोंट डू दैट। आप उसको मेकअप को साफ करें। आपकी स्किन में डिस्कलरेशंस होना शुरू हो जाती हैं जब आप ज़्यादा देर तक लंबे अरसे के लिए, क्योंकि आपने उसको बेसिकली जो ऑक्सीजन उसने एयर से लेनी थी, सही, जिसने ब्रीथ करना था, क्योंकि रात का टाइम वो टाइम होता है जिसमें मैक्सिममली आपकी रिपेयर हो रही होती है नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से। जब आप स्लीप मोड में होते हैं तो आपकी स्किन बड़ा अच्छा रिपेयर कर रही होती है। तो अगर उस टाइम पे आप अपनी नाइट रूटीन में अगर आप देखें कि क्योंकि वो सबसे लंबा टाइम है जिसमें आप रेस्ट दे रहे हैं, अगर उसमें अगर आप कोई अच्छे सीरम्स या कोई भी आप अपनी डेली रूटीन की जो आपको सूट कर रही हैं चीज़ें या आपके डॉक्टर ने आपको बताई हैं वो आप अगर लगा रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेनिफिट देती हैं बनिस्बत आप डे के टाइम पे कोई भी चीज़ लगा रहे हैं। ठीक है। तो आप कभी भी आपने कोई चीज़ अप्लाई करनी है, बेस्ट टाइम इज़ नाइट टाइम, क्योंकि दिन की रूटीन वैसे भी फॉलो नहीं की जा सकती, और दिन के वक्त हर सूरत सन ब्लॉक लगाएं। ठीक है। एक और मिसकंसेप्शन जो है, अक्सर खवातीन बेस जब लगाती हैं तो समझती हैं कि शायद हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस के ऊपर लिखा हुआ है जी SPF 30, इसके अंदर भी है SPF 15, दैट इज़ नॉट इनफ। ओके, ठीक है, आपने अपनी स्किन पे पहले लाजमी हर सूरत सन ब्लॉक लगाना है और उसके बाद आपने अपनी बेस लगानी है, क्योंकि वो SPF काफ़ी नहीं है। ठीक है, आप वो मेकअप लगा के अगर धूप में जा रहे हैं तो उससे इरिटेशन होना, उससे रेडनेस होना या रैशेस होना डेफिनेटली वो पॉसिबल है। और वाकई सन ब्लॉक लगाने से, सनस्क्रीन लगाने से आपकी स्किन बहुत अच्छी और हेल्दी रहती है। मतलब अगर आप जैसे ही छोड़ना शुरू कर देते हैं तो वो आपको दोबारा से डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन अजीब सी होना शुरू हो जाती है। तो वाकई ये काम करता है, आपको बचाता है जितनी भी ये सन की रेज आ रही होती हैं, जो ख़तरनाक शुआएं होती हैं, इवन कि आप जब घर में बैठे होते हो और चूल्हे के आगे भी जा रहे हो तो उससे भी आपको बचाता है। अक्सर लोग ये समझते हैं, जब उनसे कहती हूँ आप सन ब्लॉक यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी हम तो घर के अंदर रहते हैं। देखिए, आपने हर तरह की रेज से जो आपके घर के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं उनसे भी रेज आ रही हैं। ठीक है, आपने सिर्फ वो एक नाम क्योंकि सन ब्लॉक लग गया है तो वो अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ क्योंकि आपने जब बाहर जाना है, आपने धूप में जाना है तो शायद सिर्फ तभी लगाना है, जबकि आप घर के अगर अंदर भी हैं तो भी लगाएं। हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ें सिंपल रखें अपनी रूटीन को। मेकअप किसी और का शेयर मत करें, ब्रशेस किसी और के शेयर मत करें। ठीक है, वो आपके लिए जो एक बंदे में इन्फेक्शन है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, वो एक बंदे के अंदर वो भी क्या फेस पे हो जाता है फंगल इन्फेक्शन भी? बिल्कुल होता है। ओके, अक्सर लोगों के मतलब ईयर्स के पास, नेक के पास बिल्कुल होता है। आप वो एक बंदे से दूसरे बंदे में बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। ब्रशेस हैं, आप मेकअप ना शेयर करें अपना, क्योंकि अक्सर ये ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जब गैदरिंग्स हुई हों या शादियाँ वगैरह हैं तो उसमें वो शेयरिंग चल रही होती है। इफ़ यू थिंक कि आपने किसी का यूज़ करना है तो जो फर्स्ट लेयर है उसको वाइप ऑफ कर दें टिश्यू के साथ, किसी चीज़ के साथ डायरेक्टली अप्लाई ना करें। ब्रशेस अपने इस्तेमाल करें, आपके स्पॉन्जेस जो हैं वो अपने इस्तेमाल करें। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से आप बच सकते हैं। टॉवल्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये होता है उससे बहुत बेहतर आप नैपकिन्स इस्तेमाल कर लें। ठीक है, आप टॉवल्स को ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है, क्योंकि वो आपको नहीं पता होता कि किसने इस्तेमाल कर लिया, तो उससे बेहतर ही। और दूसरा, अगर इवन किसी और का भी नहीं है और आपका भी है तो स्टिल जब वो डैम्प रहता है थोड़ी देर के लिए तो उसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर रीज हमें कैसे पता चलेगा, मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हर किसी में कहा जा रहा है कि ये रिसर्च भी आई है कि उसमें कोई ना कोई केमिकल मौजूद होता है और हमें नहीं पता कि वो किस तरह रिएक्ट कर जाएगा हमारी स्किन के ऊपर, तो हम कैसे इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली एक बड़ा, क्योंकि मेकअप तो हमने करना ही करना है और इससे आप रोक नहीं सकते, ना मैं मना कर रही हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली एक बड़ा डेंजरस केमिकल है जो बेसिकली मेकअप्स के अंदर मौजूद होता है अगर अच्छे ब्रांड्स नहीं हैं तो, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है।
जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं, यानी कि जो ब्रांडेड होते हैं, अक्सर लोगों को शायद ये लफ्ज़ नहीं अच्छा लगता, लेकिन उसमें ये एक प्लस पॉइंट होता है कि वो रेगुलेटरी प्रोसेस से गुजरे होते हैं। ओके, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कोई इस तरह के केमिकल्स उनको इस्तेमाल करने दिए नहीं जाते। सही। ठीक है, तो वो आप कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। देखिए, अगर आप एक बेस भी ले रहे हैं और एक बंदे ने इस्तेमाल करनी है, इफ़ यू आर स्पेंडिंग, आपने खुद इस्तेमाल करनी है, तो वो काफ़ी अर्सा चल जाती है। एटलीस्ट आपकी वही बात है कि 18 मंथ्स के अराउंड तो वो चली जाती है। तो आप बजाय जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे इस्तेमाल करें, उससे बेहतर आप एक प्रोडक्ट लें और अच्छी ले लें। एग्जैक्टली। आप इसी तरह अगर एक और जो कॉमन हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि जो आप हल्की लिपस्टिक्स, यानी कि जो सस्ती लिपस्टिक्स हैं, लिप डार्क होना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जो हम ये लिपस्टिक्स लगा रहे थे और उसके बाद या हम जो फिक्सर्स होते हैं, एक नई चीज़ जो फिक्सर्स आ चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो लिप की डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हुई हुई है। फिक्सर जो टिंट होते हैं, जो टिंट होते हैं, जो लिपस्टिक्स के अंदर आते हैं, जो वो होता है कि जी अब 12 घंटे नहीं उतरेंगे। अच्छा, और ओके, सही। तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत ज़्यादा लिप की टैनिंग, बहुत पिगमेंटेशन के साथ बच्चियाँ आ रही हैं। तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं, उनको आप ना इस्तेमाल करें। बेहतर है कि आप जो लिपस्टिक्स हैं या जो अच्छे ब्रांड्स की इस्तेमाल करें। वही बात है कि आपने एक लिपस्टिक भी अगर आप लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी ख़त्म होती है। ठीक, थोड़ा रख लें लेकिन अच्छा रखें। अगर वो आपके बच्चों के हाथे नहीं चढ़ी है तब तो वो यूज़ हो ही जाएगी और अच्छा खासा एक आपका जो टाइम है वो निकाल जाएगी। अच्छा, आगे गर्मियाँ ये शुरू हो ही चुकी हैं, मैं तो कहती हूँ गर्मियाँ आ गई हैं, क्योंकि सुबह के वक्त इतनी गर्मी लगती है डॉक्टर रीच। तो इसमें हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए, ख़ास करके रात के वक्त कौन कौन सी चीज़ें लगा के नहीं सोनी चाहिए हमें? मतलब अगर केयर भी हम अपनी करें तो उसमें भी बहुत सारे हैवी सीरम्स तो नहीं लगा के सोने चाहिए ना हमें। अब जब सीरम्स होता है, क्योंकि वही बात है कि हर बंदे के हाथ में सोशल मीडिया पे जो भी आ रहे होते हैं सीरम्स, वो हर बंदे ने मंगवाए होते हैं और उनको ये भी नहीं पता कि कौन सा सीरम क्या करता है, क्योंकि कब लगाना है। रात के वक्त जब आप लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड चीज़ ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि वही बात है कि उसने लंबे ड्यूरेशन के लिए लगा रहना है। और मॉइस्चराइज़र भी कोशिश करें कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ऑयल बेस्ड ना लें, मॉइस्चराइज़र वाटर बेस्ड लें। ड्राई स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड लें, लेकिन उसमें भी मेरा मशवरा ये होता है कि गर्मियों के टाइम पे आप वाटर बेस्ड ही उसको रखें तो बेहतर है। अच्छा, हाइलोनिक एसिड अगर आप लगा रहे हैं और आप ड्राई स्किन पे लगा रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, उसको वेट स्किन पे लगाएं, उसका अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। जब आप रात की रूटीन स्टार्ट करें तो सबसे पहले लाइट, जब आपने क्लेंजिंग कर लिया तो लाइट सब आपका वेट फेस हो तो हाइलोनिक एसिड से स्टार्ट करें, उसको अच्छे से आप पेनिट्रेट करें। उससे आपकी ये कि बेसिकली एजिंग को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी हाइड्रेशन करता है। हाइलोनिक एसिड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ वैसे भी मॉइस्चराइजर्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। रात के टाइम पे अगर इस्तेमाल करने के लिए सीरम्स आप चाह रहे हैं तो उसमें बेहतर एक ऑप्शन होती है रेटिनॉल्स, लेकिन रेटिनॉल्स को पोर्स को बंद करता है। डेली बेसिस पे आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल पिन हेड साइज, यानी कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी, भर भर के मत लगाएं। ओके, वो ओवर ड्राइंग करेगा अगर आप ज़्यादा लगाएंगे। किसी भी चीज़ को अगर आप सही तरीके से नहीं लगा रहे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रेटिनॉल ड्राइनेस करता है क्योंकि वो आपके पोर्स को टाइट कर रहा है। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लगा देंगे तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। आपने वैसे भी जब उसको स्टार्ट करना है तो पहले आपने इनिशियली ऑल्टरनेट डेज पे स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आप उसको रोज़ बेशक लगाएं और उसके बाद इमीडिएटली मॉइस्चराइज़र मस्ट है। रेटिनॉल के बाद अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे हैं तो आप अपने लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी रूटीन अच्छी बनाते हैं उससे स्किन बहुत अच्छी होती है और फिर ज़्यादा मेकअप करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आपकी अगर अपनी स्किन टोन अच्छी होती है, हाँ, स्किन टोन मतलब आपको यही चाहिए ना कि आपकी स्किन टोन अच्छी हो, फ्रेश नज़र आए, डिस्कलरेशन ना हो, तो और आपको क्या चाहिए? विटामिन सी दिन के वक्त ना लगाएं, ये मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। अक्सर लोग विटामिन सी दिन के वक्त लगा रहे होते हैं, फिर धूप में जा रहे होते हैं, एसिडिक वो नहीं लगाना चाहिए, रात के वक्त लगा के सो रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। डॉक्टर अरीज खालिद हमारे साथ मौजूद थी, एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अरीज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और ये जनाब मेकअप की रूटीन और आपकी स्किन केयर की रूटीन होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी नज़र आ सकती है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। तो जनाब आजकल तो बागों का हसीन शहर
जो लाहौर कहलाता है वो मसाइल की माशगा बन चुका है। गिरा फरोश माफिया ने शहर में अपने पंजे गाड़ लिए हैं और अशिया ज़रूरिया के निर्ख सुबह शाम बढ़ते ही जा रहे हैं और महदूद आमदन वाले जो सफ़ेद पोश घरानों के लिए सांस तक लेना इस वक्त मुहाल हो चुका है। और आटे की बढ़ती हुई कीमतों और बेतहाशा महंगाई ने सफ़ेद पोश घरानों के साथ साथ जो मतमूल खाते पीते लोग भी है ना, वो भी इस वक्त मुश्किलात में उनकी भी इजाफा ही होता जा रहा है। सस्ता आटा स्कीम के तहत हमने देखा कि गरीब और जो सफ़ेद पोश घराने थे उनकी इज़्ज़त नफ्स का जनाजा निकालना सरासर जुल्म है। और दूसरा देखा जाए तो फेयर प्राइस शॉप्स, यूटिलिटी स्टोर्स या फिर सड़कों पर बनाए गए मोबाइल सेल पॉइंट्स पर लंबी लंबी कतारें हुकूमती कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रही हैं। और बेशतर फेयर प्राइस शॉप्स वाले और दुकानदार जो हैं वो सस्ता आटा ख़त्म हो चुका है इसका बहाना बनाते हैं और महंगा आटा बेच रहे होते हैं और इसकी कीमत जो है 160 से 180 रुपये तक बिक रही है। और कोई चेक एंड बैलेंस है या नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे कि शहर की जो सूरत हाल है बहुत चैलेंजिंग होती जा रही है। गिरा फरोश माफिया की गुंडागर्दी है, आटे की मसनूई किल्लत है और बहुत सी ऐसी मुश्किल हालात हैं। और लाहौर की तारीख में जनाब दूसरी बार एक खातून ऑफिसर डीसी लाहौर तैनात हो चुकी हैं और साबिक CEO LWMC राफिया हैदर ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर का चार्ज संभाल लिया है। और राफिया हैदर जो हैं इससे पहले पंजाब फूड अथॉरिटी, प्राइमरी हेल्थ, सॉलिड वेस्ट कंपनी में भी आला ओहदों पर काम कर चुकी हैं और उनका काम ही उनकी पहचान भी हमेशा बना है। उन्होंने जिस भी पोस्ट पर और जिस भी इदारे में काम किया है ना, तो उनकी कारकर्दगी की बना पर ही जनाब उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया है। तो उनसे पूछेंगे कि बतौर DC लाहौर उन्हें शहर में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह इन तमाम सूरत हाल को हैंडल किया जाएगा, महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं DC लाहौर हैं राफिया हैदर साहिबा हैं और इमरान अकबर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैडम आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, इमरान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। मैडम सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको बहुत बहुत कि एक पूरे लाहौर का आपको सरबराह बना दिया गया है। तो किस तरह के चैलेंजेस बतौर DC आपको जो है वो फेस करने पड़ रहा है? जी थैंक यू सो मच। इसमें डेफिनेटली इस वक्त करंट एनवायरनमेंट में काफ़ी चीज़ें हैं कि जिनको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ रहा है। होर्डिंग है, डिफरेंट कमोडिटीज़ का इशू है, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिस पे ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हमने री नोटिफाई करवाया है। 70 से ज़ायद हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि फील्ड में डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं और उनको हमने टारगेटिंग की है कि मिनिमम 50 इंस्पेक्शंस पर डे ज़रूर करें। वो अपने बाकी काम के साथ साथ थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकल के लेट नाइट तक काम करके सेकेंड हाफ में काम करके वो मिनिमम लेवल पे 50 इंस्पेक्शंस पर डे ज़रूर करें ताकि उससे इंडिकेशन हो कि कहाँ कहाँ मसले आ रहे हैं। इसी तरह इनको फिर साथ साथ डाइवर्ट किया जाता है कि जिस तरह आटे का आपने बताया, ऑयल एंड घी का थोड़ा दरमियान में इशू आया, फ्यूल प्राइसेस का, यूरिया की प्राइसेस, तो कमोडिटीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारी उसमें पूरी कोशिश है कि हम मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम एफर्ट पुट इन करें और इंश्योर करें कि प्राइस कंट्रोल ठीक रहे। आटे के जहाँ तक किल्लत का सवाल होता है उसके अंदर 108 ट्रकिंग पॉइंट्स हमने इस्टेब्लिश किए हुए हैं शहर में जहाँ से 100% यूटिलाइजेशन हो रही है और वहाँ पे ज़्यादातर पॉइंट्स पे बल्कि आटा रह भी जाता है क्योंकि उस तरह से कोई सप्लाई डिमांड का इशू लाहौर में नहीं पड़ा हुआ। अच्छा ठीक है। इसके साथ ही साथ हमने स्मगलिंग जो कहा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर जब आटा लेके जाया जा रहा होता है ग्रीन बैग्स का, उसके ऊपर बहुत मैसिव क्रैकडाउन किया हुआ है। पिछले 2-3 हफ्तों में 2 हफ्तों में काफ़ी दफ़ा उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। उस पर हमने ट्रक्स को पकड़ा भी है, वहाँ पे FIRs कटती हैं। तो ये एक होर्डिंग प्लस प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म डेफिनेटली एक चैलेंज है, लेकिन हमारी टीम उसके ऊपर फुली मोबिलाइज्ड है। हमारी एक नई टीम, बड़ी एबल टीम इन प्लेस हुई है जिसमें सारे हमारे AC साहिबान चेंज हुए हैं, ADCs भी आए हैं। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि प्राइस कंट्रोल का इशू रिजॉल्व हो। इसी के साथ अगर हम अटैच करें सब्ज़ी और फ्रूट की प्राइसिंग को, वो हम सब्ज़ी मंडियों में डेली बेसिस पे सुबह विजिट्स करके उधर भी इंश्योर करा रहे हैं कि ताकि उधर जब थोक का रेट प्रॉपर सेट होगा तो नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी उसका पॉजिटिव होगा। तो उसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है और हम इंश्योर करवा रहे हैं कि पूरे दिन में जितने टाइम्स पे डिफरेंट टाइम्स पे ऑक्शन होती है इन सब्ज़ी मंडियों में,
वहाँ पे उस वक्त या मैं खुद या एडीसी साहिबान या एसीज खुद मौजूद होते हैं, और साथ साथ जो हमारे मार्केट कमेटी के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी उधर इन प्लेस होते हैं। ये इंश्योर हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैडम कि जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं ना वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब हम बीपर लेते हैं, महंगाई का बीपर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वहाँ से हमें अपडेट कर रहे होते हैं लाइव कि वहाँ पर कोई मैजिस्ट्रेट मौजूद नहीं होता जो आके चेक करे कि किस भाव ये चीज़ें बिक रही हैं, उधर रेट लिस्ट लगी हुई है, उसके बरक्स तो नहीं फ़रोख्त हो रही चीज़ें। तो ये हम रोज़ाना की बुनियाद पर बता रहे होते हैं, तो इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, इसमें हम भी अभी जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की टीम है उसको एक दफ़ा फिर रिव्यू कर रहे हैं कि कौन से लोग उसका हैं कि जिनका टाइमिंग वगैरह मैच आउट नहीं हो रही, जिनका काम उतना ज़्यादा है कि वो जा नहीं पा रहे, तो उसको हम रिव्यू करके एक दफ़ा वो भी इन प्लेस कराएंगे कि वही लोग प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हों जो कि फुल्ली अवेलेबल हो। इन द मीन टाइम हमने उसको इंश्योर किया है कि वो मिनिमम 50 इंस्पेक्शंस पर डे ज़रूर करें, ताकि वो पता चल रहा हो कि वर्किंग एक्चुअली हो क्या रही है ऑन ग्राउंड। ठीक है। अच्छा इमरान, आप मुझे बताइए, ये आप बीट भी करते हैं और महंगाई जिस तरह बढ़ती जा रही है इसके ऊपर मुतअद्दिद दफ़ा हम लोगों ने प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो जब भी डीसी साहब हमारे साथ आते हैं तो आप भी मौजूद होते हैं, लेकिन अब एक खातून डीसी आ चुकी हैं और उनके साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है, रिपोर्टिंग करने का मौका मिल रहा है कि वो किस तरह बतौर डीसी जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं तो सबसे पहले आपको कहूँगा हमने कभी खातून समझा ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर आए हैं और डिप्टी कमिश्नर एज ए लाहौर जो है वो सरबराह होते हैं, और जो ख़जाने की चाबी तो नहीं है मगर रेवेन्यू खजाने की चाबी इनके पास है, ठीक है ना। जो तमाम केसेस हैं लोगों के वो साथ होते हैं, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि ना जब तक शहरी जो है उनका बड़ा रोल है इस वक्त, बहुत बड़ा रोल है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ चलने का, इनका साथ देखने का, इनको बात, क्योंकि ग्राम फरोशी है ना, तो ग्राम फरोशी में मजिस्ट्रेट तो एक ही है ना उस इलाके में, वो सुबह दोपहर शाम वहाँ पे तो नहीं रहेगा ना, वो तो सुबह सुबह ही आती है ना सब्जियाँ, मगर वो होता ये है कि जब ग्राम फरोशी हो रही होती है तो उसमें शिकायत चली जाती है। अच्छा। शिकायत जाती है, वो आके जुर्माना कर देते हैं। जुर्माना हल नहीं है, जुर्माना हल नहीं है, वो अगले दिन और महंगी कर देगा। अच्छा, वो उसको गिरफ्तार करती हैं तो माजरत के साथ बहुत सारी कॉल चली जाती हैं, बहुत सारे इस्तगासा कट गया जी, ना करें, अगली दफ़ा नहीं करेगा। अच्छा, ये सारे काम रोज़ाना डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को देखने पड़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर, मेरा तो ख्याल था आज फर्स्ट डे इनका और अभी 13वां दिन है, तो आज आप ज़्यादा डिस्कशन करेंगे क्योंकि आगे मसाइल तो हैं, सियासी सूरत हाल भी आपने साथ देखी है कि इस वक्त अगर ये कोई काम करना भी चाह रहे हैं तो रुक रुक के चलते हैं, क्योंकि वो जितना ज़्यादा तेज़ी चलेंगे, इंतज़ामिया भी आपको पता निगरान गवर्नमेंट है और इसके पास कोई इतने फंड्स तो है नहीं है। अब पीएसएल आ रहा है, पीएसएल के बाद जश्न बहारा शुरू हो जाना है, जश्न बहारा के फौरी बाद रमज़ान बाज़ार आ जाने हैं, रमज़ान बाज़ार के फौरी बाद छोटी ईद है, छोटी ईद यानी कि आगे आपके शहर में जो है एक्टिविटीज़ ही एक्टिविटीज़ है। आप देखें आपका जो लाहौर शहर है ये अब लाहौर ही रहा, लाहौर है, यानी कि ये अब ना बड़ा लाहौर हो गया। अब हम छोटे से बड़े में आ गए हैं, यानी कि कहाँ पे इमामिया कॉलोनी, कहाँ पे मांगा मंडी, कहाँ पे रायवंड, कहाँ पे वागा, यानी कि आपका लाहौर इस वक्त बहुत बड़ा हो चुका है। अब बिग सिटी आपकी नई मुकामी हुकूमतों के नए ऑर्डिनेंस 2022 के मुताबिक लाहौर 402 यूनियन कौंसल होगी और पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बन गया है इस नक्शे के मुताबिक, जो नक्शा सामने आया है। 402 यूनियन कौंसल, 274 से 402 यूनियन कौंसल, तो इस इतबार से वो सब पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर लाहौर शहर है इस वक्त। इसमें इस वक्त मुख्तलिफ बॉडीज़ काम कर रही हैं, यानी कि डिप्टी कमिश्नर ही जो है वो सारे काम करना था। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अपना काम कर रही है, LDA, वासा, टीपा, PHA, पार्किंग कंपनी, LWMC, फूड अथॉरिटी, ये तमाम लोगों के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। देखें, ये एक ऐसी पावर है डिप्टी कमिश्नर, ये हर किसी महकमे के किसी भी काम को जाकर मॉनिटर कर डायरेक्ट CM रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है ये उनके लिए मसाइल का बाइस बनेगी, क्योंकि अवामी मसाइल हैं जो इन तक पहुँचते हैं, अवामी शिकायत हैं जिनका इनको अजाला करना होता है, और अभी भी ये फुल कॉन्सनट्रेट कर रही हैं किस पे, सफाई पे, कि इनका जो है। अच्छा, मैं इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा देख रहा हूँ कि ये क्यों कर रही हैं कि लाहौर शहर में शहरियों को जिस तरह से सफाई मिलनी चाहिए तो उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट मिले। अब 1000 मशीनरी खरीदने का क्या फ़ायदा हुआ कि उसको उसके इतबार से उसको अगर यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, तो ये पूरा इस वक्त इन्होंने बैकअप किया हुआ है
और ये एक ही इनको हो रहा है कि यार शहर की ना सफाई, कब्रिस्तानों की सफाई, यूनियन काउंसिल गली मोहल्लों की सफाई, उसको देखें और उसको लेकर चलें एज अ डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, हमने पीछे कई सालों से देख रहे हैं, अब डिप्टी कमिश्नर की मयार जो है वो 11 महीने थी, पहले 1 साल थी, फिर 11 महीने, और उसके बाद हमें तो पता ही नहीं चलता तो ना। हमें तो पता नहीं चलता कि कौन किस तरीके से, कौन किस टाइम। तो हमारी दुआ ये है कि जब तक ये रही, ये एक अपनी पहचान जो है एज अ डिप्टी कमिश्नर भी बनाए और शहरियों के मसाइल। बिल्कुल ऐसे ही, और जिस तरह बाकी इदारों में इन्होंने काम किया है और इनकी कारकर्दगी हमारे सामने रही है। जब भी LWMC के हवाले से हमने बुलाना होता था, मैडम यहाँ पर आई हैं और बताया है उन्होंने कि किस तरह उस इदारे को भी उन्होंने बूस्ट किया था और बाकी चीज़ों को भी किया। और इंशाल्लाह अगर मैडम आ चुकी हैं, बन गई हैं DC लाहौर, तो मेरे ख्याल से बेहतरी की तरफ ही हम जाएंगे। मैं कल शाम को 6 बजे एक जगह पे बैठा हुआ था, आटे की आपने बात की थी। हाँ जी। आटा आपके शहर में गंदम आपकी 6020 मैट्रिक टन मिल रही है। अच्छा। आटा रात को बच रहा है, ये मेरे सामने कॉल्स आई थी ठीक है। जो इस वक्त आटे के सरबराह हैं, तो 4-5 लोग इकट्ठे बैठे हुए थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि फिर इस तरह करते हैं, इसका कोटा कम कर देते हैं ताकि हमें कोटा आगे के लिए बच जाए। ठीक है, सही। यानी कि 6020 चल रहा है, तो आज शायद मैं खबर भी यही दूं कि 5000 कर दिया जाएगा। 1000 कम इसलिए किया जाएगा कि जो रात को आटा बच जाए, उसकी पिलफिल जो है वो बच जाए। रात को आटा फिर आता है तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा अगले, यानी कि वो चीज़ जो है सर्कल में नहीं आ रही। आटा इस वक्त शहर में बुनियादी जो ज़रूरत थी वो पूरी कर दी गई है, मगर जो आने वाले दिन हैं उनमें क्राइसिस ही क्राइसिस हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। क्राइसिस इसलिए नहीं, गंदम की नई प्रोक्योरमेंट के बाद जो कीमत बढ़ेगी, रेट है वो बढ़ने जाएगा। होगा। तो मैडम किस तरह, मतलब आगे जो जैसे इमरान ने कहा कि PSL भी है, जश्न बहारा मेला भी है, उसके बाद रमज़ान भी है, ईद भी है, तो ये 3-4 इवेंट जो है इकट्ठे आने वाले हैं और इसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होगी, पूरा शहर देखना पड़ेगा। तो किस तरह इसको प्लान आउट किया जाएगा? अभी तो PSL आने वाला है लाहौर के अंदर, तो उसको किस तरह प्लान आउट किया जा रहा है? इन सारे फ्रंट्स पे हमने ऑलरेडी प्लानिंग स्टार्ट की हुई है। इसमें एडिशन ये भी है कि पोलियो ड्राइव एक और होनी है मार्च के महीने में, सेंसस भी स्टार्ट होगी इसी महीने में। साथ साथ हमारे और चीज़ें भी, और डेंगू का भी खर्चा है, ये वाला महीना कह रहे हैं। वीट प्रोक्योरमेंट को इनिशिएट करेंगे, तो इसकी ऑलरेडी हमने प्री प्लानिंग स्टार्ट की हुई है। सारे जो नए टीम मेंबर्स हैं उनके साथ हमने वर्किंग स्टार्ट ऑफ कर दी हुई है। उसके लिए जो पहले डेटा कलेक्शन वगैरह होती है उसके ऊपर हम फोकस आउट करवा रहे हैं, जो जो प्रेपरेशंस नेसेसरी हैं उनके ऊपर वर्किंग हो रही है ताकि इन टाइम एग्जीक्यूशन हो सके। और इसके साथ साथ जिस तरह इमरान ने भी कहा कि सिर्फ DC ऑफिस का काम नहीं है, उसमें फिर एलाइड डिपार्टमेंट्स ऐड इन हो जाते हैं, तो उनके साथ ऑलरेडी प्रेपरेटरी मीटिंग्स हम लोगों ने स्टार्ट करके उनके जो मुख्तसदा काम हैं उनकी जिम्मेदारियां उनको सौंपना स्टार्ट कर दी हुई है। और फिर हम इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ साथ बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें इन टाइम एग्जीक्यूट हो सकें। लेकिन इस वक्त मैडम सिर्फ एक ही मसला है, लोगों के पास आप चले जाएं कहेंगे प्राइस बहुत ज़्यादा में, मतलब आप कोई ख़रीदने चले जाएं, गोश्त आप देख लें, चिकन की प्राइस देख लें, 750 रुपये किलो हो चुकी है ब्रॉयलर। आप सब्ज़ी ख़रीदने चले जाएं, आप फल ख़रीदने चले जाएं, क़ुव्वत ख़रीद से बिल्कुल बाहर निकल चुकी है। तो आने वाले दिनों में क्या इसमें और कोई इजाफा देखने को मिलेगा, कुछ थोड़ा सा रिलीफ हमें मिलेगा कि नहीं? पोल्ट्री की जहाँ तक बात है उसके अंदर सूबाई लेवल पे भी उनके एसोसिएशंस को इंगेज किया गया, ज़िलाई लेवल पे भी इंगेज किया गया। और क्योंकि अब वो स्टॉक पोजीशन उनकी भी बेहतर हो रही है पीछे। कुछ फीड का इशू था, फीड की चीज़ों को इंश्योर किया जा रहा है कि जहाँ पे सोयाबीन वगैरह की उनके कंटेनर्स रुके हुए थे उनकी रिलीज़ फेडरल गवर्नमेंट ने इंश्योर की है। तो हर टीयर जो है इंतज़ामिया का और गवर्नमेंट का वो उसके अंदर अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रहा है। और उम्मीद है अभी नेक्स्ट वीक्स के अंदर इसके प्राइसेस में कमी आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस साबित हुआ कि फैसले रात को होते हैं। देखिए, जब रात को 12 बजे पता लगता है ना कि पेट्रोल बढ़ गया है, पूरे 12 बजे रात को खबर आती है कि पेट्रोल बढ़ गया है और यकीन ही नहीं आ रहा था कि 25 रुपये बढ़ गए। 25 रुपये, यानी कि आप सुबह जब लेने जा, यानी कि उसको सुबह खरीदेंगे, पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो जब ये 25 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा तो आपको पता, आप जो पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी पेट्रोल बढ़ने की वजह से ही, पेट्रोल की वजह से ही आप पी सकते हैं। आपकी टरबाइन, आपका ट्यूबवेल, आपकी हर चीज़ पीछे कौन चला रहा है? पेट्रोल चला रहा है। पेट्रोल चलने से बिजली, अब बिजली के साथ साथ आपके गैस देख लें, हर चीज़ जो है। अब मैं ये समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं ये ग्राह फरोशी को ख़त्म करवा सकते हैं। ये जो महंगाई, अच्छा अब देखें इनके रेट के मुताबिक दाल जो है वो, एक दाल है जो सबसे महंगी है इस वक्त, नहीं एक दाल है जो सबसे महंगी है इस वक्त
405 रुपये किलो। चावल जो है वो 385 का फिगर छू रहा है। अब ये जो जीएसटी लगा है, ये जो रेट बढ़े हैं पेट्रोल का, आपका ख्याल है कि चावल जो है वो 385 रुपये किलो बिकेगा? नहीं। आपका ख्याल है कि वो दालें इतने की बिकेंगी? नहीं, वो दालें उसी दिन से महंगी हो गई नहीं है। हाँ। अब उनके रेट डिसीजन देने हैं इन्होंने इस माह की आखिरी डेटों में, मगर दालें पहले इसलिए महंगी हो गई हैं कि वो बेच नहीं सकते। वो कैसे बेचें? अब ये बार बार उनको कह रहे हैं कि भाई जो आपने खरीद ली हुई है वो तो बेचें। अब जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है, रात को पेट्रोल पंप नहीं बंद हो जाते, वजह क्या है? स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक कर लेंगे, सुबह बेचेंगे अब महंगा। वो जो स्टेक होल्डर है वो भी सर पकड़ के बैठा हुआ है, जो चीज़ लेकर आया हूँ उसमें से अपना खर्चा निकालूं, जो अगली मैंने महंगी लेने जानी है उसको मैं किस तरह से, यानी कि हर बंदा इस वक्त हैजानी कैफियत में है, परेशान है। क्या सूरत हाल है? मतलब हल क्या है? फिर आप हमें तजवीज कर दें ताकि हाँ, मैडम हल बैठी बताते हुई हैं है ना, हल तो वो बताते उसके ऊपर हैं। थोड़ा सा हल प्लान बता- आउट कर हाँ, ले। बिल्कुल बिल्कुल हल बताते हैं, वो मैडम के लेवल का नहीं है, वो सबको मिलकर बैठना चाहिए। एक पेज पर आने की जरूरत है आखिरकार हमें। आपको एक टेबल पे आना पड़ना है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, लोग परेशान हो गए हैं, और बिलीव करें इनकी दास्तानें भी नहीं होनी दास्तान में। मैं आपको जेन्युइन कह रहा हूँ, जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, जो भी सब लोगों को नजर आ रहा है, वोट ये हमारे हैं, वो भाई आप लड़ाई किस पे थी? लड़ाई तो इसी पे थी ना, मैं सबसे बेहतर हूँ, इसी की बात सब कुछ हुआ ना। आपका हमारा जो इस्लाम है इससे पहले तो इसी पे लड़ाई थी। इस्लाम सीरत के लिहाज से यही कहता है कि भाई मछली पकड़ना सिखाएं, मछली को पकड़ के खाना ना सिखाएं, ये मजबूरी बन जाती है। ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी लेवल पर, हमें बातें तो आ रही हैं, काम भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। शहरी जो है बिलीव करें, हमें जो कहते हैं हम वो टीवी पे आके बता रहे थे, ये मेरी आवाज़ के साथ साथ ये उन्हीं की आवाज़ है कि लोग परेशान है। सड़कें बंद करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को खामोशी से बैठने से कुछ नहीं होगा। लोगों का, अफसरान का ध्यान रखें, अफसरान कितना काम करेंगे, एक अफसर, एक एसी, एक डिप्टी कमिश्नर, कहाँ जाएगा उसके जुम्मे, प्रोक्योरमेंट उसके जुम्मे, क्या नाम है, सेंसिस इतना बड़ा इशू है आपकी शुरू होने जा रही है, मर्दमशुमारी, ये उसके जुम्मे, उसके बाद रमजान उसके जुम्मे। वो एक दिन में ये 4-5 असाइनमेंट्स किन किन लोगों से करवाएंगे? फिर हमने यही कहना है ना, ग्राम फुर्शी बहुत हो रही है। वो सुबह जाए 8 बजे, रात को 10 बजे सोए, वो इंसान है क्या? यानी कि हम भी काम कर रहे होते हैं, तो हमें भी शाम को इसलिए थकान होती है कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया। अब एक दिन में एक चीज़ जो है, और डिप्टी कमिश्नर अगर आपके पास बैठे हुए हैं तो उन्होंने आपकी सुननी भी, अपनी भी बतानी है, अदादो शुमार इनके पास होते हैं। हाँ, मकसद ये कहने का है कि इस वक्त ना शहरी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, सिर्फ परेशान नहीं जनाजा है, निकल बहुत रहा है, ज्यादा जनाजा परेशान निकल है। रहा है, परेशानी ही परेशानी है। जिससे पूछते हैं वो कहते हैं कि ना बस कुछ ना पूछें हमें, यानी कि वो कहते हैं हमें किसी और मुल्क में भेज दें। शायद वो हमारे साथ सही चले, शायद अच्छा रह सके, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता कि आप किसी और मुल्क में चले जाएं। भी बड़ी मुश्किल की बात है कि आप कहीं और जाके बस सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान अच्छा, मेरा ख्याल है कि ब्रेन ड्रेन के साथ ना अब हर बच्चे की ख्वाहिश हो रही है कि मैं इधर से यहाँ से चला जाऊँ, मैं एक तो ब्रेन ड्रेन होता है ना, जो बच्चा 95% मार्क्स ले जाता है वो पाकिस्तान में रहता है, वो चला जाता है, वो चला जाता है, वो इधर आपके डॉक्टर नहीं रुकता। हाँ, डॉक्टर, प्रोफेसर, हर बंदा बाहर चला जाता है। अब जो छोटे बच्चे हैं वो भी कहते हैं भाई हमसे 25-30 लाख रुपए जहाँ पे फीस जमा करवानी है करवाएं, हम यहाँ से जाएं। हम यही कहेंगे कि जनाब ये जो महंगाई है खास करके मैडम, इसके ऊपर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए, और जितनी भी गरा फरोशी है उसके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएँ और इसको जो है जनाब काबू में लाया जाए। डीसी लाहौर साहिबा राफिया हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो ये सारा लाहौर का अहवाल था जनाब जो आपके साथ हमने शेयर किया है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। हो सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
ਨਿਤਵਤ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ बात है जनाब, बहुत ही खूब। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, क्या बात है। ताबिश आसिफ हमारे साथ आज मौजूद हैं और क्या एक खूबसूरत सा समा बांध दिया है, इतना खूबसूरत हमारे साथ उन्होंने गाना सुना के हमें। तो जनाब ताबिश सिंगर हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है उनकी और ये कह सकते हैं कि अपकमिंग सिंगर्स में इनका शुमार होने जाएगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत आवाज़ के हामिल जो लोग होते हैं ना, फिर उनको अप्रिशिएट करना और वो अपनी जगह जो है ना वो इंडस्ट्री में बना ही लेते हैं। तो जनाब ताबिश से आपकी मुलाकात भी कराते हैं और जागो लाहौर में पहले भी ताबिश आ चुके हैं और उसके बाद से मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो जब जागो लाहौर में आते हैं, इस प्लेटफॉर्म में आते हैं ना, तो उसके बाद उनकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाती है। और हमारा प्लेटफॉर्म भी इस वजह से ही हम लोगों ने बनाया है कि जितने भी टैलेंटेड ख़ास करके लोग हैं, जिनमें कोई भी टैलेंट है, तो वो यहाँ पर आए और यहाँ से अपनी आवाज़ का जादू जगा कर लोगों तक पहुँचाएँ अपनी आवाज़। तो ताबिश में उनमें से एक हैं। अस्सलाम वालेकुम ताबिश, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ताबिश बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत अच्छा आपने जनाब ये गाना जो है ये सुनाया है। तो कैसे हैं आप और कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? जी बिल्कुल ठीक है, ज़िंदगी भी अच्छी गुजरी है। हाँ। जो इंसान मौसीकी कर रहा है उसकी ज़िंदगी वैसी ही रंगीन होती है और रंगारंग ज़िंदगी और मौसीकी से भरी ज़िंदगी गुजरती जी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बहुत से लोग हैं ताबिश नहीं जानते होंगे कि आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, कब से आप गाना शुरू किया है आपने और कहाँ से सीखा है, तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं हमें। जी मैंने बेसिकली मुझे 15 इयर्स हो गए हैं मुझे म्यूज़िक करते हुए और म्यूज़िक सीखते हुए। सही। और मेरा जो ताल्लुक़ है वो ग्वालियर घराने से। हमारे म्यूज़िक के जो घराने होते हैं उनमें से ग्वालियर घराना है जहाँ से मैं म्यूज़िक की तालीम ले रहा हूँ। ओके। तो उन्हीं से तालीम लेते हुए मैंने साज़ भी सीखे, आवाज़ में भी निखार लाया। क्या बात और है। क्लासिकी मौसीकी बेसिकली जो हमारी है उसकी तालीम मैंने ली उनसे और उसी को कंटिन्यू किया हुआ आगे। और तकरीबन ये भी ब्लेसिंग है कि सारे जो जॉनराज मैं गा लेता हूँ। क्या बात है। पहले जब मैं आया था तो मैं गिटार के साथ आया था, लेकिन अब मैं हारमोनियम के साथ एक अलग जॉनरा है। इसमें आपको मैं फोक गीत और गज़ल ये सारी चीज़ें भी सुनाऊंगा जो हमारे जॉनराज में आती हैं। मतलब इसका मतलब आपकी फैमिली में ये रन कर रहा है और जिसको आप ये लेगेसी को लेकर आप चल रहे हैं आगे। मैं बेसिकली अगर बात करूँ तो मेरी फैमिली में मैं आई एम द वन पर्सन जो कर रहा है म्यूज़िक। अच्छा। तो उसी अगर बहुत से लोग मुझे देखने के बाद यही कहते हैं कि शायद इसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जिसकी वजह से, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सब मेरी जो है ना मदर और फादर की सपोर्ट है और उसके बाद मेरी मेहनत है जो मैंने म्यूज़िक करूँ और इतने साज मैंने सीखे और आज म्यूज़िक करूँ और उन साज को बजा भी रहा हूँ और गा भी रहा हूँ। क्या बात है। ये बगैर फैमिली बैकग्राउंड के मैं सबको लेके कंटिन्यू किया हूँ। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप प्रोफेशनली इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये भी जानेंगे कि किन से आपने सीखा है और अभी भी क्या सीख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सुनना चाहते हैं हम आपसे। क्या सुनाने चाह रहे हैं आप? अभी मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगा, कदी आमिल सावल यार। क्या बात है, चले। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला जा। ओ कदिया मिल सांवल
यार वे हो कदिया मिल सांबले यार वे मेरे लूलू चीख पुकार दे मेरे लूलू चीख पुकार दे कदिया मिल सांबले यार वे हो मेरी जिंदड़ी होई उदासी में मेरा सांब आस ना पास में मेरी जिंदड़ी होई उदास में मेरा सांबल आस ना पास में मैं तो बैठी सब कुछ हार वे मैं तो बैठी सब कुछ हार वे कदिया मिल सांबल यार वे ओ सांबल यार वे यार वे वे यार वे क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शुक्रिया। जनाब। क्लासिकल मौसीकी वैसे ही आपकी रूह को ग़िज़ा बख्शती बिल्कुल, है बिल्कुल और ऐसे। वो एक अलग सी एक जॉनरा में एक कह ले कि उसमें फील में ले जाती है बिल्कुल। आपको। तो जैसे ताबिश आपने कहा कि हर जॉनरा को आप गा लेते हैं, लेकिन सबसे खुद का पसंदीदा जॉनरा कौन सा है जो खुद को पसंद है या उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं? बिल्कुल मैं बेसिकली क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो ऑडियंस है उसकी डिमांड से भी गाना होता है, लेकिन बिल्कुल। जब हम अकेले बैठे होते हैं, जब हमारा दिल कर रहा होता है हाँ। म्यूज़िक करने का, जो भी क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं करते हैं जो भी आर्टिस्ट है, वो बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ तो किसी राग में अपने आप को मगन करूँगा या कोई गज़ल गीत, अच्छा। क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट क्लासिकल में राग है और गज़ल में मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ गाना। तो जब भी कभी अकेले बैठे होते हैं या हम क्लासिक में कोई भी राग जो उस मौके की मुनासबत से हमें अच्छा लग रहा होता है हम वो छेड़ लेते हैं या फिर कोई गज़ल ऐसी छेड़ लेते हैं जो हमें अंदर से ताज़ा करती है। क्या बात है। लेकिन सुनते किसको ज़्यादा हो अगर इसमें देखा जाए तो? क्लासिकल मौसीकी में मैं उस्ताद शफ़क़त अमानत अली साहब, अच्छा। उस्ताद सलामत अली खान साहब, शफ़क़त साहब और उस्ताद नुसरत अली खान साहब हमारे कवाली के और क्लासिक वो मौसीकी के तो बेताज बादशाह हैं। बादशाह हैं। और हाँ। गज़ल में मैं गुलाम अली खान साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और उस्ताद मेहदी हसन खान साहब वो उस्ताद हैं, मतलब उन्हीं को देख देख के उनको सुन सुन के हम बहुत ज़्यादा सीखे हैं। बेशक ऐसे ही है। और ये हमारे वो फनकार हैं जो आज की जो नई नस्ल है उनके लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। ख़जाना एक मौसीकी का छोड़ के गए हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। तो ताबिश आज जाने की ज़िद ना करो। अरे। ये इसकी फरमाइश है आपसे कि ये सुनाइए हमें। ज़रूर, क्यों नहीं, मैं आपको सुनाऊँ। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज में लाज है, हुस्न और इश्क की आज
में लाज है, तुमको अपनी खबर जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। हमारा जो आज का वीकेंड का शो है ना, वो आज बहुत ही अच्छा हो चुका है। मतलब मौसीकी का तड़का लग जाए तो मेरे ख्याल से और क्या अच्छा होगा। तो आगाज़ ही अच्छा होना चाहिए, फिर इख्तिताम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो आपके सबका आगाज़ अच्छा हो गया होगा ताबिश की आवाज़ के साथ, तो इख्तिताम भी अच्छा ही होगा। अच्छा ताबिश, जो न्यू कमर्स हैं जो इस फील्ड में आते हैं, उनके लिए आप क्या बोलोगे कि किस तरह वो अपने आप को इस फील्ड में इंडल्ज कर सकते हैं या अपना नाम बना सकते हैं? क्या टिप्स दोगे उन्हें? बेसिकली बहुत से लोग ये सोचते हैं, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी हाँ कि म्यूज़िक बैकग्राउंड पे, हाँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद जो बहुत अच्छा गा रहे हैं, ये बहुत अच्छे साज बजा रहे हैं, उनका शायद फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जिस वजह से उन्हें सपोर्ट मिली है। तो आजकल ट्रेंड चेंज हो चुका है। अच्छा। आजकल आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अब जैसे हमें प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं, आपने भी मुझे बुलाया, तो ऑब्वियसली आप आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो आजकल जो यंगस्टर या जो यूथ ये सोच रही है कि हम शायद इस काम को नहीं कर सकते, आगे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आजकल ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है। आप अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उसको प्लेटफॉर्म पर लेके आएं, आप सोशल मीडिया पर लेके आएं। अगर आप में टैलेंट है तो बहुत से लोग आपको अप्रोच करेंगे। तो जो ये सोचते हैं कि हम कर नहीं सकते या हमें टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली टाइम लगता है इस चीज़ में, क्योंकि ये जादू तो नहीं है। ये तो जादू उसके लिए जो अच्छा गा रहा है और लोगों को सुना रहे हैं, जादू वही कर सकता है। तो उसके लिए भी आपको मेहनत चाहिए, आपको लर्निंग चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए। ऑब्वियसली आपको स्किल्स आएंगी सीखने से। हम यहाँ पर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम बगैर सीखे इसको करना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ है ना, वो बगैर सीखे आप उसको ना इख्तिताम पज़ीर तक नहीं लेके जा सकते। Exactly. और मौसीकी तो वैसे भी ऐसी चीज़ है इसका इख्तिताम नहीं है। आपने एक बार शुरू कर दिए, फिर आप सारी ज़िंदगी नई चीज़ें सीखते हैं। क्या बात तो है। उसी में ये है कि मौसीकी करने वाला बंदा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ना, कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। अच्छा, बिल्कुल। क्या क्योंकि बात बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमने डिप्रेशन से निकाले हैं through music। मौसीकी के थ्रू। वाह जी वाह, क्या बात क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे ये बहुत नॉलेज की बात है जो आपको मैं बताने लगा कि बहुत से ऐसे राग भी हैं जिनसे आपका बुखार ठीक हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। जी, वाह जी आप वाह। अगर डिप्रेशन में है तो आप उसको सुनने के बाद अच्छा फील करने लगे। क्या बात है। नहीं, वैसे ये होता है। मतलब हमारा अगर मूड खराब होता है तो हम कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो फौरन से एक एनर्जेटिक सी एक फीलिंग आ जाती है, हमारा मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा मेरे ख्याल से है कि आपको फील उस वक्त लेनी चाहिए कि आप किस फील में है। तो लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो ताबिश, लोग ये भी क्लासिकल की तरफ भी हैं, सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग पॉप म्यूजिक और रैप की तरफ भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में क्या एक मुकाबला तो नहीं हो सकता? वो अपनी जगह अच्छी है, वो अपनी जगह अच्छी है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक का क्या आपको फ्यूचर नज़र आता है? आजकल हर जॉनरा, हम किसी को जॉनरा को ना बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई पॉप कर रहा है, कोई रॉक कर रहा है, तो उसमें उसकी अपनी मेहनत है। अगर कोई क्लासिक मौसीकी कर रहा है तो उसमें उसकी अपनी मेहनत है, गजल वाले की अपनी मेहनत है। कोई भी जॉनरा बुरा नहीं है। अब देखें, इसमें कंपैरिजन कोई नहीं है। एग्जैक्टली। अब इंसान मैं अगर क्लासिकल नहीं गा सकता तो मुझे चाहिए कि मैं जिसमें अच्छा हूँ मैं उस पर मेहनत करूँ। हाँ। तो ऑब्वियसली अब ये चीज़ है, अब मैं, क्योंकि ये भी ब्लेसिंग होती है, हर आर्टिस्ट भी वर्सेटाइल नहीं होता, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उसके अपने अंदर पहचानना पड़ेगा पहले कि वो किस में अच्छा है, वो क्या अच्छा गा सकता है। वो अगर गज़ल में अच्छा है तो वो गज़ल गाए। अब अगर वो सोचता है कि गज़ल का फ्यूचर नहीं है, तो आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम अगर रेस्टोरेंट्स में जाएं, बार्स में जाएं, तो वहाँ पे बाकायदा कवाली लाउंज उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि यंगस्टर्स ही जाते हैं ना वहाँ पर, यंगस्टर्स ही जाकर कवाली सुनते हैं और वो लफ्ज़ों को, जो बयान है ना, अंदाज़े बयान, उसको समझते हैं, लफ्ज़ों की गहराई को समझते हैं। तो हम आजकल ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आजकल हमारी जो यूथ है ना, वो सुन सबको रही है। बस डिपेंड करता है, किसी का म्यूजिक टेस्ट होता है अपना। चले, ठीक है जी। ताबिश, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और हमारा वीकेंड अच्छा बना के जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते एक और आपसे हम जो गीत है वो सुनना चाहेंगे, और अब आपने मुझे इजाज़त देनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते ताबिश से एक और गीत सुनते जाइए। जी ताबिश। रंज
रंजिशे सहे, दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशे सहे, दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशे सहे। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिशे सहे, दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशे सहे। वैसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है, वैसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है। तू भी कोई इल्जाम लगाने के लिए